बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मुल्क की सियासत की बात की जाए तो गर्मा गर्मी अपने अरूज पर है। उस गर्मा गर्मी का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा वफाक के साथ और बहुत ज़्यादा सूबों के साथ है। कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें तलातम ना नज़र आता हो, जहाँ हमें हिजान अंगेज़ी ना नज़र आती हो। और जो बहुत लोग खबर रखते हैं और अंदर की खबर रखते हैं, उनका दावा है और वो मुसलसल इस बात की गर्दान किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द नवाज शरीफ जो हैं वो शायद इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। और उसमें उनको कोई पसो पेश नहीं कर रहे वो लोग इस बात को कहने में कि डील जो तकरीबन फाइनल हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि खतीर रकम जो है वो जमा कराई जाएगी, वो मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए से जमा कराई जाएगी या डायरेक्ट शरीफ ख़ानदान जो है वो जमा कराएगा। अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। और जो बात बताई जा रही है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला जो है वो तो हो चुका है, लेकिन जहाँ पे आके ये फ़ैसला तातुल या मुअख्खर होता है वो मरीम नवाज का सियासी मुस्तकबिल है, जिसके बारे में अभी तक फ़ैसला जो है वो होना हनूज़ बाकी है। क्या मुस्लिम लीग नून जो है मरीम नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कशी सह सकती है, और क्या एक ऐसी डील होगी जो उनके लिए काबिल कबूल हो अगर मरीम नवाज को सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेने की ना लें वो हिस्सा, तो क्या सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। और अगर ये सारी डील फाइनल हो जाती है और जो NRO ना मिलना और मिलने की जो गर्दान चल रही है, जो कसीदा पढ़ा जा रहा है, जैसे कि शहबाज जैसे कि शेख रशीद साहब भी कहते नज़र आ रहे हैं कि डील नहीं, अब वो ढील मांगने की कोशिश कर रहे हैं और ढील भी उन्हें नहीं मिलने वाली, लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि ढील भी मिल रही है और डील भी मिल रही है। तो अब ये जो डील है किस तरफ जाएगी और ये किस तरह से असरअंदाज होगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि शेख रशीद साहब क्यों मुसर हैं अपनी ही हुकूमत के किए हुए फैसले पर कि उन्हें भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का हिस्सा और मेंबर बनना चाहिए, और क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनने से मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, और क्या वहाँ पर भी इसी तरह से जज्बाती तकरीरों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा जो कि अब से टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आता है। उसके बाद आगे बढ़ें तो सिंध की तरफ चलें। सिंध और वफाक के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक सियासी महाजर आई है वो थमने में नहीं आ रही। उसका बहुत ज़्यादा सिलसिला जो है उन जाली अकाउंट्स की तरफ भी जाके मिलता है, जिसके खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी है, जिसके बारे में वाज़ेह इशारे दिए जा रहे हैं कि ये केस जिस दिन पूरी तरह से कायम हुआ और पूरी अपनी रफ्तार के साथ चला तो ये उससे ज़्यादा बड़ा केस है जो कि मुस्लिम लीग नून के लीडरान के खिलाफ बनाया गया है, जिसके खिलाफ जिसमें कि उनको सज़ा और भी हो चुकी है। अब देखना ये है कि ये मामला सारा जो है ये ठंडा कब होगा, क्योंकि जो बहुत अहम मामलात हैं वो अभी हज की जो हुकूमती पॉलिसी आई उस पर भी सियासत जो है वो की जा रही है। कहा जा रहा है कि आवाम जो है गरीब आवाम, उससे पहले गैस महंगी की गई, फिर बिजली महंगी की गई, फिर उन पर महंगाई का जो बॉम्ब गिराया गया, और अब उन बेचारों से हज का जो हक़ है वो भी छीन लिया गया क्योंकि इस्तिताअत नहीं रह जाएगी लोगों में। सवाल ही पैदा होता है कि ये हालात पैदा क्यों हुए हैं, आखिर हुकूमत को ये सब्सिडी ख़त्म करने की नौबत क्यों आ रही है, और क्या इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि उसे ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जो कि शायद अवामी मकबूलियत के फैसले नहीं हैं। ये तल्ख और ये मुश्किल फ़ैसले लेने पे मजबूर जो है वो क्यों हुए हैं? क्या सिर्फ 5 माह की हुकूमत के दौरान हो गए हैं, या इसमें कुछ हिस्सा और कार खैर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में भी आता है और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में भी आता है, और अगर आता है तो वो क्यों इसको नहीं अपनी जिम्मेदारी जो है उसे कबूल करते हैं। जबकि याद रहे कि एक बहुत बड़ा हज करप्शन स्कैंडल भी आया था जिसमें उस वक्त के वफाकी वजीर जो है वो जेल में भी चले गए थे, और वो करप्शन स्कैंडल जो है उसमें बहुत सारी हज के हवाले से जो कि एक मुकद्दस फरीज़ा है, जो कि हमारा एक रिलीजियस अहम फरीज़ा है, उसके हवाले से जो पैसे उसमें खुर्द-बुर्द और गलत ठेके देने के हवाले से बहुत बड़ी रकूम थी जो कि इन्वॉल्व थी। तो इस तरह के लोग जो कि खुद इस तरह के मामलात में मुलविस रहे और वो पार्टियां जिन्होंने उस वक्त इन पे मेयर्स नहीं लिए, वो अब कैसे इसके खिलाफ जो है वो सियासत करती दिखाई देती है। बहुत अहम जो है वो मुल्क की मईशत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज है। उसमें जो स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, उन्होंने शरह सूद में 25% 0.25% इजाफा कर दिया है। 10.25% जो है ये शरह सूद बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और जैसे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद कहा कि उन्हें हालात का तो अंदाज़ा था, लेकिन 5 माह में उन्हें अंदाज़ा हुआ कि हालात किस दर्जे जो है वो बिगाड़ का शिकार है। 5 माह में क्यों अंदाज़ा होता है मुल्क के वज़ीर आज़म को कि हालात जो है वो किस दर्जे दगरगूं हैं, जबकि पूरी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन ली जाए तो करप्शन पर बात हो रही थी,
मार पे बात हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग पे बात हो रही थी, कर्जों पे बात हो रही थी, इदारों की तबाही पे बात हो रही थी। तो फिर अब ऐसा क्या नया हुआ है कि 5 माह में वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रही हैं सूरत हाल को? ये तमाम वो बातें हैं जो कि आज हम अपने शरका के सामने रखेंगे। और मेरे आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे हमारे डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुऐब साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर हुमा बकाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ हैं हमारे इकोनॉमिस्ट जो कि आज जैसे मैं कह रही हूँ इकोनॉमी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, ज़ीशान मर्चेंट साहब, उनसे बातचीत होगी इस हवाले से। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर। और हमें ज्वाइन कर रही हैं आज हमारी एनालिस्ट महमल सरफराज। महमल, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना पहला सवाल जो है वो सबके साथ लेके आऊँगी सर, ताकि हर एक का इनपुट जो है उस पर आ जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो ये कहना है कि मईशत तबाहाल मिली, मुल्क जो है दिवालिया के करीब था, मुश्किल तरीन हालात हैं, ये सब नई बातें नहीं हैं। हर हुकूमत जब आती है तो ये बातें होती हैं, लेकिन जो शॉकिंग है वो ये है कि 5 माह में अंदाज़ा हुआ कि हालात किस दर्जे ख़राब हैं। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह कि जब आप हुकूमत से बाहर हैं तो कुछ ना कुछ तो पता होता है। जो आप कह लीजिए कि बड़े बड़े मोटे फिगर्स जो आपको सामने आते हैं वो तो पता लग जाता है, लेकिन हकीकत पूरी तरह उसका हाथा उस वक्त होता है जब आपको हुकूमत में आके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ब्रीफिंग देते हैं और वो अपने फेलियर्स या अपनी प्रॉब्लम्स सामने लेके आते हैं, तो तब आपको सही अंदाज़ा होता है कि ख़राबी तो है लेकिन आगे रास्ते क्या खुले हैं मेरे लिए। ठीक। उससे पहले चूँकि आपके पास एक पूरी आप कह लीजिए कि कंप्लीट पिक्चर नहीं होती, फैक्ट्स एंड फिगर्स हर तरह के होते नहीं, डिपार्टमेंट्स ने ब्रीफिंग्स नहीं दी होती, तो आप बहुत सारा रिलाई कर रहे होते हैं जो कुछ हुकूमत कहती है या जो कुछ अखबारों में छपता है। आपको लगता है जस्टिफाइड है? उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल उस लिहाज से जस्टिफाइड। फिर आप ये देखिए कि ये 5 महीनों का अगर आप ये देख लें तो उसमें इस हुकूमत ने कोई ऐसा खर्चा नहीं किया, कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे ये लगे कि इन्होंने इकॉनमी का कोई बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो पैसे वैसे इकट्ठे करने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत बड़ा था। उसके साथ साथ हमने तकरीबन $8.15 बिलियन की मई तक हमने पेमेंट्स करनी है, जो कि इसके कर्ज़ों की किस्तें हैं। तो ये सारा पैसा तो था नहीं। ठीक। फिर आप ये देखिए कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इतना बड़ा था, आपको 16 बिलियन के करीब आपकी इनकम थी और जो आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो तकरीबन $32 बिलियन की थी। ये तो एक बड़ा सीधा सा असूल है कि किसी भी घर को अगर आपने चलाना हो तो आप आमदनी से बढ़ के खर्चा कर नहीं सकते। आप करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये हम इस तरह चल रहे थे, कर्जे ले लेके हम अपना मामला चला रहे थे। ठीक है। जो कि अब आके आप एक इकॉनमी में ये कहते हैं कि आपकी एक रेशो है जो जीडीपी से कर्जे की होनी चाहिए। मेरा ख्याल है 60% है। ये ज़ीशान मर्चेंट इसको आप वादे करेंगे, लेकिन जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सर, यानी आप सपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो मेरा अपना अंदाजा है कि और फिर ये कि ये कोई शॉर्टकट नहीं लगाना चाह रहे। जो मैंने देखा है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं, जिससे कि ये गैप कम हो। ठीक है हुमा, आप एनालिसिस जो इस वक्त अमजद शुऐब साहब पेश करें, आप उनसे एग्री करेंगी कि ये जो स्टेटमेंट है ये जस्टिफाइड है कि हुकूमत को 5 माह लग ही जाते हैं सारी चीज़ों को समझने में और मुकम्मल सूरत हाल, मुकम्मल पिक्चर वाज़े होने में? देखिए, जो अपोजिशन थी, जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल अपोजिशन है, यानी जरदारी साहब हुए या नवाज शरीफ साहब के साथी हुए, वो भी हुकूमत को 6 महीने 8 महीने देने को तैयार थे। मेरा नहीं ख्याल कि एतराज़ 6 महीने या 5 महीने पे है। मेरा ख्याल है एतराज़ इस बात पर है कि हुकूमत के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा तज़ाद हमें मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, असद उमर साहब ने कुछ दिन पहले पब्लिक डोमेन में ये कहा कि जी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये हम ख़त्म हो गया, हमने इस पर काबू कर लिया। फिर उन्होंने 3 हफ्ते बाद एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं जी बेहतर हो गया। ठीक है। इसी तरह जब डॉलर की कदर में इजाफा किया गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी मुझे तो टीवी से ख़बर हुई
और फिर असद उमर साहब ने उसका कोई डैमेज कंट्रोल स्टेटमेंट दिया। और फिर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि शेख रशीद आपको एक सोलो फ्लाइट पर नज़र आते हैं, बीच में फैसल वाडा आपको एक सोलो फ्लाइट पे नज़र आते थे। तो ये जो लैक ऑफ इन सम वेज कलेक्टिव स्ट्रैटेजी नज़र आती है हुकूमत की, मेरा ख्याल है हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ऐसा लगता है कि हर कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो एक अपनी उड़ान लेके चला हुआ है और उस पर चल रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत को सक्सेस हासिल नहीं हुई, इस हुकूमत को सक्सेस हासिल हुई है जहाँ स्ट्रैटेजी थी, विजन था और काम करने वाले लोग थे, और वो है फॉरेन पॉलिसी का फ्रंट। जबकि इनके हुकूमत आने से पहले से इनको मालूम था कि जो मईशत का फ्रंट है वो सबसे मुश्किल फ्रंट है। मैं माहिर माशियात नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन उसी स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं जो स्ट्रैटेजी पिछली हुकूमत की थी कि डॉलर को नीचे रखा जाए। क्योंकि दो ही स्ट्रैटेजीज होती हैं, या तो डॉलर को नीचे रखो या करंट डेफिसिट एड्रेस करो। वो इनसे एड्रेस नहीं हो रहा, फिर ये भी इसाकदार साहब की स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर कोई सीरियसनेस ऑफ पर्पज़ है तो वो अक्रॉस नहीं आ रही। हाँ, एक बात ज़रूर मैं अमजद साहब की बात से अग्री करूँगी, एक बात ज़रूर जो अक्रॉस आती है वो ये कि शायद ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, एलिमेंट्स ऑफ करप्शन नहीं है। लेकिन उसकी फ्लिप साइड या उसकी बहुत मुश्किल साइड ये है कि आपकी जो हुकूमत है वो चल नहीं रही है। ठीक है, LCs नहीं खुल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी बहुत इनसिक्योर है, और उसको ये जो लगता है कि ये जो पकड़ धकड़ हो रही है इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जो टेबल्स पे काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जो आप अच्छे लोगों को बाहर से ले आए, मेरी उनसे बिलवास्ता अभी रिसेंटली मुलाकात हुई, कहने लगे कोई ये तरीक़ा कार है कि कोई अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई काम 5 साल से नहीं हुआ, 7 साल से नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। इस मशीनरी को एड्रेस करने के लिए जो सिफारिशात अभी दी हैं इशरत हुसैन साहब ने, क्या हुकूमत के पास पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल एपेटाइट है, ठीक है, पॉलिटिकल डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी है कि उसको इम्प्लीमेंट करें? वो मुझे नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं एक जुमला कंप्लीट करूंगी, PTI के जो मिनिस्टर्स हैं ना वो बहुत उम्दा टॉकर्स हैं, वो सारी शाम मीडिया पे बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी बात कर सकते हैं और आप सामने वाले को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, अब बात करने से आगे बात निकल गई है ना, आप हमें कुछ डिलीवर करके दिखाएं। ठीक है मैमल, ये हुमा की लास्ट जो लाइन है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है कि गुफ्तार के गाजी हैं सब, और जब बात आती है हैंडल करने पे इश्यूज़ पे, मईशत का बहरान खुद बताया जा रहा था हमें कि कर्ज़े जब लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि करप्शन हो रही है और कर्ज़े ले जा रहे हैं और हम पे इतना कर्जा मजीद हो गया और एक पाकिस्तानी इतने रुपयों का मकरूज़ है। ये सब तो हमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में बताया जा रहा था। तो क्यों नहीं हैंडल जो है उस तरह से फिर हो पाया? 5 महीने क्यों लग गए कॉम्प्रिहेंड करने में? देखिए फराह, जो भी नया रूलर आता है वो एक्चुअली पिछली गवर्नमेंट के बारे में भी बात करता है और ये भी कहता है कि हमें नहीं पता था कि हालात इतने ख़राब हैं। ये हमने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी देखा था, जब वो आए तो उन्होंने भी साल बाद यही बात की कि मुझे पता था कि हालात ख़राब है बट इतने ख़राब हैं ये नहीं पता था। जी जी, तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल एक चलें ठीक है, हम इमरान खान साहब को जो है इस चीज़ पे कि चलें उन्हें 5 महीने लगे चीज़ समझने में। ये इन्होंने जो 100 डे प्लान दिया था वो उन्होंने मई 2018 में दिया था और उसके अंदर इन्होंने इन सारी बातों के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने बता दिया था ये प्रॉब्लम्स हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली थी प्रॉब्लम्स। ठीक है, गवर्नमेंट में आके जरा आपको जिस तरह जनरल साहब ने बात की कि ब्रीफिंग्स मिलती हैं, आपको ज्यादा समझ आती है कि क्या क्या इशू था, लेकिन क्या इन्होंने कुछ इंप्लीमेंट किया? अब आप मुझे बताइए कि सिवाय इन्होंने मिनी बजट या फाइनेंस बिल के इन्होंने कौन सी लेजिस्लेशन की है? ठीक है, जो बात डॉक्टर साहबा ने भी बात की है कि इन्होंने डिलीवर क्या किया। अच्छा, फिर इन्होंने हमें प्रॉमिस किए थे रिफॉर्म्स। आप पुलिस रिफॉर्म्स को देख लें, नासिर दुरानी साहब ने इस्तीफा दे दिया, फिर हमने IG इस्लामाबाद के साथ क्या हुआ, DPO पाकपतन तो पिछला मामला रह गया, और जो ये चीजें क्या इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स किए, गवर्नेंस और रिफॉर्म्स, ये 2 चीजें जो है इसके ऊपर मुझे बता दीजिए कि PTI ने क्या डिलीवर किया। देखिए, बयानबाजी करना बहुत आसान होता है, खास तौर पर जब आप अपोजिशन में हो। ठीक है, गवर्नमेंट में आके आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं, आप कहते हैं
ऑपोजिशन में ये चीजें कहना आसान थी, लेकिन अब हमें पता है असल प्रॉब्लम्स क्या। बयानबाजियों की वजह से, जो खान साहब की बयानबाजियां थी और पीटीआई के बाकी लीडर्स की, उसकी वजह से आज इस प्रॉब्लम में है कि लोग इनको कहते हैं मईशत जो थी, ये पहले दिन से सबने आइडेंटिफाई किया हुआ था मईशत। इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने मईशत की बार बार बात की, आसिफ जरदारी ने भी, शहबाज शरीफ ने। अगर ये कोई अपने मिनी बजट्स के अंदर भी कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स ले लेते, कोई ये बेल्ट टाइटनिंग की बात करते, कोई ऐसी चीज, कोई रिफॉर्म्स की बात करते तो समझ आती, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, सिवाय बयानबाजी और सिवाय इसके कि हम करप्शन खत्म कर देंगे और हम चोरों डाकुओं के पीछे। इसके अलावा मुझे बता दीजिए पीटीआई ने काम क्या किया है। 5 महीने चले बहुत कम होते हैं, आप साल दे दें, आप इनको 1.5 साल 2 साल दे दें। हम इस सवाल को लेकर आगे चलेंगे, मुझे यकीन है। लेकिन ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ हैं और चूंकि बात नंबर गेम की हो रही है, तो ज़ीशान साहब आप बताइए कि ये जो सारा स्टेटमेंट्स भी आपने सुन लिए, एनालिसिस भी आपने सुन लिया, नई जो एक मॉनेटरी पॉलिसी आई है वो भी आपने देख ली, मूडीज ये कह रहा है कि जो नया ये बैंक इसे नई बजट तो नहीं कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि वो रिफॉर्म्स का एक सिलसिला था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का, तो इसके साथ बेहतरी आएगी। तो मूडीज का जो है ये एनालिसिस हमारे सामने, आप क्या कहते हैं और आप कैसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को और इकोनॉमी को? देखिए, मैं एक तो ये सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं कि हम एज ए नेशन जो है हम ये चाह रहे हैं कि कोई एक मैजिक वॉन्ड हो और हम सुबह उठें और हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये एक चीज़ तो हमें अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इनकंसिस्टेंसी है फिजा में, हमें नहीं पता कि गोइंग फॉरवर्ड क्या होने जा रहा है, बट येट यस, अभी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज या जिसको आप मिनी बजट या सेकंड बजट या सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं, उसमें कम से कम एक लाइन डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, और वो नजर आ रहा है कि जी हम अब वो फैसले करने जा रहे हैं कि जिससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। फॉर इंस्टेंस जो हम एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा इशू रहता है कि हमें रिफंड्स नहीं मिलते, उसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी वजह कर दी कि हम एक बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हैं जो मार्केट में ट्रेडेबल बॉन्ड्स होंगे, उसको आप बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, और अगर डिस्काउंट नहीं भी कराते और अपने पास भी रखते हैं तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको हर साल 10% सिंपल इंटरेस्ट देगी। तो कम से कम वो एक्सपोर्टर्स जिनका पैसा फंसा हुआ था, अब उनके पास एक साई ऑफ रिलीफ है कि उनको रिफंड नहीं तो उनको वो बॉन्ड्स मिल जाएंगे, जिसको अगर वो चाहें तो डिस्काउंट पे बैंक से इनकैश करा ले या वो रखें तो उनको सिंपल इंटरेस्ट मिलता जाएगा। और ये सॉवरेन गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि 3 साल के बाद उनको इसका पैसा मिल जाएगा। आई नो फॉर अ फैक्ट कि टैक्स डिपार्टमेंट में इस वक्त जो है ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि जितने रिफंड्स आउटस्टैंडिंग है लोगों के जो प्रोसेस नहीं हुए हैं, बाय 10th of February उसको प्रोसेस करके उसकी बेसिस पे जो भी रिफंड डिटरमिन करना है वो कर दिया जाए। तो एक इंटेंट जरूर नजर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि दे मीन बिजनेस, दे वांट टू नाउ गिव ब्रीदिंग स्पेस टू द एक्सपोर्टर्स, दे वांट टू हैव कंसिस्टेंट पॉलिसीज वेयर बाय बिजनेसेस कैन ग्रो। एज फार एज जो इनिशियली जो बातचीत हुई कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है या जो हमारी लाइबिलिटीज हैं या फॉर दैट मैटर 5 महीने के बाद इनको पता चला, तो ये बात तो सभी को पता है कि हर आने वाला बंदा जाने वाले की बुराई कर रहा होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे डेथ ट्रैप्स में हम हैं, डेथ ट्रैप्स में कि हम उससे बाहर निकल नहीं सकते। जो हमें पेमेंट्स करनी है $8 बिलियन की, ये हमें डे 1 से पता था कि जी ये मैच्योर होने वाली है इस साल में, तो ये हमें करनी होगी। अब उसको दुरुस्त करने का तरीका क्या है? या तो हम फायर फाइटिंग करते रहे, जो कि अभी तक फायर फाइटिंग ही हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमें बिजनेसेस को जो है, जो हम ट्रेडर इकोनॉमी बन गए हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाना है। आपको लगता है कि वो मेयर्स दिए जा रहे हैं? किए जा रहे हैं। Yes, they have started in a way, क्योंकि बिकॉज इस पे कंसर्न्ड एफर्ट है। हम देख रहे हैं, हम जो जिन लोगों से मिलते हैं, तो अब हमें ये जरूर पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो 2 सबसे बड़े इशू हैं, देखें, एक तो हम हर फोरम पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान से पैसा फ्लाइट ऑफ कैपिटल यानी हवाला, हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के जो हो रही है, एक तो उसको रोकना है। हमारा जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है वो अंडर इनवॉइसिंग का चैलेंज है। अंडर इनवॉइसिंग मुल्क को जो है वो दीमक की तरह खाए जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में एक हम जो चीज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसकी अगर रियल वैल्यू जो है वो 100 रुपए है,
तो पाकिस्तान में उसकी वैल्यू डिक्लेयर की जाती है 20 रुपए या उससे भी कम। ठीक है। ड्यूटी और टैक्सेस उस 20 रुपए या उससे भी कम प्राइस पे दिए जाते ठीक हैं, है। लेकिन रियल टर्म में जो पेमेंट करनी पड़ती है वो 100 रुपए की करनी पड़ती है। तो लामाला हमें 80 रुपए जो है वो पाकिस्तान से बाहर थ्रू इलीगल मीन्स, जिसको हम हुंडी हवाला कहते हैं, उसके थ्रू भेजा जाता है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ हम सिर्फ वो आइटम्स मंगा रहे हैं कि जो एक नॉर्मल टर्म में हमें एक ट्रेडर इकोनॉमी बना रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हम हर वो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं कि जो हम यहाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो फोकस होना ये चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें इस वक्त आगे लेके आना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसपे हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये क्या ये हो रहा है? मैं फॉर चेंज नाउ आई एम थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि यस अब ये हो रहा है। शुरू में अगर आप आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मुझसे पूछती तो आई वुड से शायद अभी डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही। चले, ये तो हमने इकोनॉमी के हवाले से एक इशू किया। आई विल कम बैक टू इकोनॉमी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और इस दफ़ा हुमा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, कितना आप देख रही हैं इस मामले में हकीकत है जो कहा जा रहा है कि NRO मिलने वाला है, डील मिल रही है या ढील मिल रही है मुस्लिम लीग नून को? आपको इसमें कितनी सदाकत नज़र आ रही है और क्या देख रही हैं आप मुस्तकबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इससे जो स्टेट मशीनरी है वो स्टैंड स्टिल पे आ रही है। और पूरी दुनिया में आप ये होता है कि आप लॉयल ऑपोजिशन होती है ना, आप तो मैं ब्रेक लेके वापस आ जाती हूँ, मुल्क की हम यहीं से कर लेंगे। सो एक ब्रेक लेते हैं पहले और फिर हम बात करेंगे। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अपनी एनालिस्ट हुमा बुकाई से सवाल किया था कि डॉक्टर साहबा, ये डील ढील आपको लगता है मिलने वाली है, मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल है कि कुछ तो ऑफिंग में है और हो सकता है कि इसके हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर हो, और मैं समझती हूँ इन सम वेज अच्छा भी होगा, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बहुत पॉलिटिकल डिविसिवनेस है। मीडिया भी आपको उसी तरह से डिवाइडेड नज़र आता है। ये जो तवातुर के साथ ख़बरें आ रही हैं कि तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जानी चाहिए, तो मेरे ख़्याल है कि ये ज़मीन हमवार हो रही है फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसके तहत पाकिस्तान के लिए कोई फैज़ होता है, तो मैं नहीं समझती कि 4 लोगों को जेल में रख के हम कोई बहुत बड़ी चीज़ स्टैब्लिश कर लेंगे। एक चीज़ बहर सूरत आपने इस्टेब्लिश की है कि आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सज़ा भी दी है और उसे जेल में भी डाला है। अब ये आगे कैसे चलता है? दुनिया में हर जगह डील्स होती हैं। इजिप्ट के रूलर भी बाहर चले गए थे, ईरान के रूलर्स भी बाहर चले गए थे और उन पे भी बहुत सारे चार्जेस थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है जिससे पाकिस्तान के पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं और यहाँ पर एक ऐसी इन्वायरमेंट हो जाती है जो जिसमें हमें पास वे फॉरवर्ड हो, तो मैं एक्चुअली इसमें कोई हर्ज नहीं समझती, क्योंकि जो हमारा बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमी है और ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन उस फ्रंट पे भी हमें प्रोग्रेस नहीं करने दे रही है। और ये जो भी एक्शन ले लें उसमें 3 साल तो लगेंगे उसका रिजल्ट्स आने में। और अगर इन 3 साल में क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म होता रहा, क्योंकि इस वक्त आप देखिए जो स्टेटस को की पार्टीज हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने की तहरीक में लगी हुई हैं। तो अगर कोई डील हो के, कोई ऑप्शन हो के ये पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कम होते हैं तो ये इतनी कोई बुरी बात नहीं। अच्छा महमल, आप सुन रही हैं एनालिसिस डॉक्टर हुमा बुकाई का, आपको लग रहा है कि ये वाकई हिट नहीं करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को? तो खड़ा ही इस चीज़ पे है कि कोई NRO नहीं होगा, कोई हम डील नहीं करेंगे, किसी तरह की सौदेबाजी नहीं होगी, कोई पैसे लेकर जा छूटने वाला नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। फरा, डील क्या इस गवर्नमेंट ने देनी है? अगर कोई डील हुई भी, कोई NRO हुआ भी, कौन सी हुकूमत देती है? हमें भी पता है किसने करना है NRO। ठीक, तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल हटा दें, गवर्नमेंट तो देगी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप कहती है PTI का नैरेटिव। देखिए, अगर एक तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँ कि आया साहब की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनका हार्ट का मसला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इनकी जो पहली सर्जरी हुई थी उसमें ये बिल्कुल बहुत मुश्किल से बचे थे। तो उनका वाकई ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हार्ट का मसला है। तो ठीक है, अगर उनको हॉस्पिटलाइज करने की बात करते हैं, बेशक अगर लोकली कहते हैं या कहते हैं
लंदन ट्रैवल कर लें, ये तो अदालतें ही कहेंगी। इस गवर्नमेंट ने तो सिर्फ ECL से उनका नाम हटाना है। अच्छा, अगर वो चले जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि PTI के नैरेटिव को कोई उस तरह से फर्क पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर वो बाहर चले जाते और वापस नहीं आते तो ये कह सकते हैं जी भगौड़े हैं, जिस तरह मुशर्रफ के बारे में नून लीग कहती थी। अगर वो वापस आ जाते, और मियां साहब की हिस्ट्री है कि वो पहले भी वापस आए, उनके जब अरेस्ट वारंट्स हुए तो अपनी बेटी के साथ वापस आए, अपनी अलील एलिया को उधर छोड़कर। एक्चुअल ओरिजिनल पेपर्स थे वो स्विट्जरलैंड से चोरी कराए गए, वाजिद शमसुल हसन चोरी करके ले गया, ठीक है, और यहाँ फोटोकॉपियां लगा के दी गई। अच्छा। और अदालत तैयार थी, उन्होंने कहा जी हम फोटोकॉपी एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये केस खत्म। ठीक। अब इसको बरी होना कहते हैं, जबकि उससे पहले उन्होंने ओरिजिनल जब आपके हाथ में अदालत, आप पूरा निजाम, आप हुकूमत में, आप पूरा निजाम आपके पास है, सिंध का निजाम पूरा उनके हाथ में है, जो जी चाहे करें। अब एक GIT हुई थी, क्या नैब को GIT दोबारा आगे उसकी तहकीक की जरूरत थी? GIT जब बन चुकी तो नैब को, जब मियां साहब के केस में आपने रेफरेंसेस बनाने के लिए कहा कि जी ये GIT आ गई, आप इतने रेफरेंस बनाएं और ये टाइमलाइन इसमें खत्म करें। जरदारी साहब के केस में तो ये नहीं कहा। क्यों? आप देखें, उनको दिल बी वे आउट। आप NRO की बात करते हैं, आप ये कह रही हैं कि देयर बी वे आउट फॉर आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल। लेकिन विल देयर बी एनी वे आउट? क्या नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून को भी रिलीफ मिलेगा अगर उनको मिल रहा है तो? नवाज शरीफ साहब की तभी बात डील की हो रही है, उसकी वजह यह है कि ये तो उस GIT की वजह से फंस गए। ठीक। इनका तो वरना तो और अगर आप केसेस देख लें, नवाज शरीफ साहब वाहिद आदमी है जो सजा काट रहा है। ठीक है। यूसुफ गिलानी का केस देख लें, राजापुर लगे हुए 5-5-7 साल से, नैब तो इसी तरह चलाएगा उसको। यही तो रोना है मुस्लिम लीग नून का। ये नहीं, मुस्लिम लीग नून का तो केस ही नहीं है ना, केस तो इंडिविजुअल का है। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा दुख है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के यूं डिफेंड कर रही होती हैं एक आदमी के अपने काले करतूत या उसके खराब अमाल को, जैसे वो खुद शरीक थे उसमें। ऐसा नहीं है, ये हर जगह होता है। कोई इंडिविजुअल किसी का अगर उसने कोई गलती की है, उसके ऊपर मुकदमा है, तो ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। ठीक है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का मसला नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ने जबरदस्ती इसको पॉलिटिसाइज किया है, जो होना नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन मियां साहब के साथ ये नहीं कि मियां साहब जो है वो गलत पकड़े गए हैं, मियां साहब दुरुस्त पकड़े गए हैं। मियां साहब के अगर बयान देखें तो पूरी फैमिली ने, जिस दिन से अपार्टमेंट्स का किस्सा आया, झूठ बोल के उन्होंने सत्यानाश कर दिया हम सब लोगों के ज़हनों का। और फिर जाके पर्जरी भी की, आपने अदालतों में जाली कागज भी जमा कराए, कतरी खत भी दिए, तो वो पकड़े तो ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो गलती से पकड़े गए, वो पकड़े इसी वजह से गए कि किसी ने GIT करवा दी। ठीक है, किसी ने। बाकी जो सिस्टम में है मामला, किसी ने मतलब दूसरी GIT जो है, जहां तक सिस्टम का ताल्लुक, ये सिस्टम सजा नहीं दे सकेगा। जरदारी साहब के साथ जो मेहरबानी की गई है वो सिस्टम में वापस भेज दिया गया। किसने की है सर? ये चीफ जस्टिस साहब ने किया। अच्छा। साकिब निसार साहब ने उसको वापस नैब में भेज दिया कि आप इंक्वायरी करें। यानी अब वो जो केस उधर चला गया वो सिस्टम में आ गया, और सिस्टम इसमें सजा नहीं देगा। आप ये सारी एनालिसिस सुन रही है जनरल साहब का, जो उन्होंने आपके सामने पेश किया, डू यू एग्री विद दैट कि ये जो रिलीफ है ये अदालतों के थ्रू मिलेगा और अदालत के थ्रू ही रिलीफ दिया गया है इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? और उसके साथ ये भी बता दीजिएगा, शरीफ खानदान गवारा कर लेगा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत से मरियम नवाज जो ला ताल्लुक हो जाए, किनारा कश हो जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है कि वो कितना मसला है और कितनी टेंजिबल एविडेंस उनके ख़िलाफ़ है, और प्रेशर को और कितना ज़्यादा इस जमात के ऊपर बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मॉडल टाउन का किस्सा भी चल ही रहा है ना, और कभी कभी आप देखती हैं कि वो ज़ोर पकड़ लेता है, फिर खामोशी हो जाती है, वो फिर जोर। तो इन सम वेज जो प्रेशर है PMLN पे वो भी रखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं माजरत के साथ ही गुजारिश करूँगी। और इसी तरह प्रेशर जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी है। लेकिन मैं एक और बात आपसे करूँ, जनरल साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, पाकिस्तान में जो करप्शन है ना, पाकिस्तान बहुत अरसे तक एज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज काम कर रहा था और करप्शन उसका तेल था। तो अब जो ये तेल रुक गया है तो मशीनरी भी रुक गई है। तो हो सकता है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट आपको कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़े जो आपको लगे कि वो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन है। लेकिन मेरा क्या ख्याल है कि इतना जरूर हुआ है कि करप्शन को कदगन जरूर लगी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। जिस तरह की ब्लेटेंट करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार पीपल्स पार्टी और PMLN ने किए, मेरा नहीं ख्याल इंशाल्लाह पाकिस्तान को आइंदा इस तरह से कोई धचके दे सकेगा। बस एक गुजारिश और करूं, आप लोग सब सरे महल भूल गए।
नहीं जी, नहीं, आपको वो जुमले, वो स्टेटमेंट्स नहीं याद कि सरे महल हमारे नहीं है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जब अब दूसरी दफा इलेक्शंस हुए तो सरे महल जो थे वो डिक्लेयर किए गए एज एसेट्स। जी, तो मैंने आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान में बड़ी टॉलरेंस है करप्शन के लिए, ठीक है, और वे आउट्स भी बहुत हैं, और मुझे लगता है कि एक बार फिर इन द लार्जर इंटरेस्ट के स्टेट चलती रहे इस किस्म की अकोमोडेशन आप देखेंगे, बट आई एम होपिंग कि इस अकोमोडेशन के नतीजे में इन्हें सियासत से दूर कर दिया जाए। ठीक है। मैं एक चीज ऐड कर दूं, देखिए मैंने कहा कि ये माफिया रियासत से ज्यादा मजबूत है, इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर खुद अपने जहाज में बिठा के बाहर छोड़ के आया। शहबाज शरीफ साहब का आपको पता है कि साफ पानी की एक बूंद नहीं निकली और वो 56 कंपनियां काम करके चले गई, लेकिन उनका बेटा और दामाद बाहर, उसको भगा दिया गया, रियासत कुछ नहीं कर सकी। लेकिन आप करप्शन भी साबित नहीं कर सके सर। कैसे साबित करेंगे? देखिए ना, जब आप जिसके नाम पे आपने बेनामी माल रखा हुआ है वो आप बाहर भगा देते हैं, तो फिर सर ये किसकी नालायकी है? मैं तो ये नालायकी नहीं है, ये माफिया मजबूत है। देखिए माफिया ज्यादा ताकतवर है, रियासत का सिस्टम कमजोर है। ठीक, 176 लोग थे जो मदद कर रहे थे। रियासत को बाय अमजद साहब, रियासत को बाय डिजाइन कमजोर रखा गया है, वो बात दुरुस्त है, लेकिन आज रियासत कमजोर है। जमातों को लिटरली साला गया है, बहन एक चीज देखिए, ये सब करने की इजाजत दी गई है इस मुल्क में। देखिए कि आपका वजीर आजम बाहर जाता था, इसहाक डार के साथ रोज मिलते थे, यहाँ अदालतें मांग रही थी, वो वहां पे जाके कानून का मजाक उड़ा रहा था, बैठा हुआ। जिस शख्स ने उस बंदे को बरामद करके वापस ला के मुल्क में पेश करना है, वो उसके साथ बैठा नजर आता था। ठीक है, ओके। तो रियासत तो मिली हुई है ना, साथ हुकूमत मिली हुई है, रियासत कमजोर सुन रही है। When I'll come back, I'll talk about, और मैं सवाल आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले ब्रेक। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। महमल, ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रही थी तबसरा डॉक्टर हुमा बुकाई, और जो जनरल साहब ने कहा है और जो मैंने उनसे वेरीफाई करके उनकी मौजूदगी में बता रही हूँ कि उनका कहना है कि JIT ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान मुलविस थे जाली अकाउंट स्कैंडल में, उसकी तहकीकात को अदालत ने रेफर करके नैब को उनको रिलीफ दिया है। आप समझती हैं कि ये जो रिलीफ दिया गया है, ये फिर इसका मतलब ये है कि एक NRO दिया गया है और दूसरा NRO जो है उसी तरह से मिल जाएगा, और ये इतना मतलब आराम से सारा मामला स्मूथ आउट हो जाएगा, कोई इस पे शोर नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई बैकफायर नहीं करेंगी ये चीज़ें? देखिए फरा, पहली तो मेरे ख्याल में ये एक्चुअली कोई रिलीफ नहीं दिया गया, अभी भी ये तलवार लटक रही है पीपल्स पार्टी के सर के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए इन्होंने बात इस तरह की कि जी सिंध के अंदर क्योंकि वो सिस्टम उनकी गवर्नमेंट है, वो सिस्टम को कर सकते हैं मैनिपुलेट या जो भी, तो मियाँ साहब तो ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, मियाँ साहब को भी तो फिर पैनामा की JIT और फिर उसके बाद जो फैसला आया अदलिया के थ्रू उसी से आउट हुए फैसले। इधर देखिए मेरा जो फरा इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। पहली चीज ये कि जरूर आप करप्शन के ऊपर आप सजा दें जब साबित हो। यहाँ पर मसला ये होता है कि पकड़ पहले लेते हैं उसके बाद केस बनाते हैं। ये आप नैब के अंदर भी देख लें या वैसे भी देख लें, इवन शहबाज शरीफ साहब हो गए, आहद चीमा हो गया, बाकी हो गए, उनको पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं वादा माफ गवाह बन जो केस की अभी उनके पास डिटेल्स नहीं होती। मैं जो बात कर रहा था, एक सेकंड जी, देखिए जो मियाँ साहब का केस है उसका मैंने ये कहा था कि वो फैसला हुआ उसका JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पे ही। ठीक है, जरदारी साहब का भी JIT की रिपोर्ट पे ही आगे चलना चाहिए ये JIT की रिपोर्ट पे ही चलना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय इन्होंने भेज दिया नैब को और कहा कि जी अभी आप मजीद तहकीक आप करें। ये वो लूप होल है, वो उन्होंने ये उसमें कमजोरी क्रिएट किया जो नैब को वापस तहकीक के लिए। तहकीकात तो देखिए जल्दी में, हाँ जी, नहीं जनरल साहब मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि देखिए तहकीकात तो जल्दी में होती भी नहीं है। ये जो केसेस हैं जिस तरह के ये हैं, ये एक्चुअली व्हाइट कॉलर क्राइम या आप जिसको भी कह लें, इस पे बहुत टाइम लगता है तहकीक करने में। तो जाहिर बात है वो इतनी जल्दी 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में नहीं इसका फैसला आएगा। ठीक है, ठीक जी। लेकिन मैं इसमें फरा एक चीज जरूर बात करना चाहूंगी कि देखिए अभी ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था गालिबन में 2018 का, अभी कुछ ही दिन पहले, उसके अंदर हम लोग 117 नंबर पे थे 180 में से। अब उसमें हमसे कई ऐसे
ऐसे ममालिक जो हमसे करप्शन इंडेक्स में हमसे नीचे हैं, यानी कि कोई 140 पे 149, वो जीडीपी और ग्रोथ रेट इकोनॉमी उनकी हमसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो इसको आप करप्शन को, हर चीज को आप इकोनॉमी से ना मिलाएं। देखिए मिस गवर्नेंस एक डिफरेंट इशू है, करप्शन एक डिफरेंट इशू है। आपके ख्याल में चाइना में करप्शन नहीं होती, आपके ख्याल में इंडिया में करप्शन नहीं होती, आपके ख्याल में बांग्लादेश में, अमेरिका में कहीं करप्शन नहीं होती? देखिए करप्शन होती है। दूसरी चीज मैं एक जरूर, मैं करप्शन के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं और मैं चाहती हूं कि जिन ने करप्शन किया उनको जरूर सजा मिले, लेकिन बात सिंपल सी है कि यहाँ पर सिर्फ एक सियासतदानों को करप्ट कहना गलत है। क्या बाकी इदारों में करप्शन नहीं होती? अदलिया में करप्शन नहीं होती, फौज में करप्शन नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन नहीं होती? यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह करप्शन होती है। आप सिर्फ सियासतदानों को जब गंदा करते हैं तो आप डेमोक्रेसी को, आप सिस्टम को गाली देते हैं। नहीं, इसलिए करते हैं कि अगर हुकूमत सियासतदानों ने चलानी है तो फिर उनको क्लीन होना चाहिए। अगर आप एक मुल्क पूरा किसी को वोट दे दिया ना, अब हाथ काट के आपने पकड़ा दिए, पूरा मुल्क आपने किसी के हवाले कर दिया, देखिए नहीं ये गलत है। अगर आपने मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ठीक लगाया है तो वो बाकियों को पकड़ेगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप एक चोर को बिठा देंगे, आपके ख्याल में पीटीआई के दौर में कोई करप्शन नहीं होगी? एक सवाल पीटीआई, उनके साथ भी बहुत सारे बैठे हुए लोग बैठे हुए, उनके दौर में क्या उनके इर्द गिर्द लोग करप्शन नहीं करेंगे? अच्छा, उसमें आप नहीं करेंगे, लेकिन आप ये चीज देखिए, पीटीआई वालों ने जितने भी उनके केसेस, अलीम खान ये सारे नवाज शरीफ साहब के दौर में पहले से चल रहे थे, क्यों नहीं इन लोगों ने पकड़ा? ये बैठे अपना तमाशा देखते रहे। आज इनको याद आ गया कि जी ये पीटीआई में ये चोर है, ठीक है, क्योंकि खुद चोर थे इसलिए दूसरे की चोरी भी नहीं पकड़ी। रहमान मलिक अपने वक्त में पीपल्स पार्टी के दौर में इतनी फाइलों का ढेर लेके बैठा करता था कि जी ये मियां नवाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, क्यों नहीं ट्रायल करवाया उस शख्स ने? ठीक है, ये वो रोना है कि आप अपने दौर में मुकम्मल पे काम चलाते हैं और फिर जब आपके सर पे पड़ती है तो उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान जिसने तोड़ा वो भी तो, उसको भी तो बिल्कुल है। मैं बताऊं, देखिए मैं एक और भी चीज है जिसके लिए मैं डिक्टेटर्स को सबको मुर्द इल्जाम ठहराता हूं, और मैं समझता हूं कि उन्होंने भी हमारी जड़ों में बड़ा पानी डाला। वो क्या कि हमें चोर सियासतदान दे गए, क्योंकि डिक्टेटर को अपना दौर चलाने के लिए उसको जब वो लोगों को ब्लैकमेल करके साथ मिलाता है तो ब्लैकमेल वही आदमी होता है जो अंदर से काला है जी। अब वो शख्स जो है वो आपके कल को लीडर बन जाता है, आप उसको लाके सर पे बिठाने शुरू कर देते हैं। वहीं से ये मियां साहब तो उसी की पैदावार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर जियाउल हक मियां साहब को पैदा ना करता तो आज आपके सर पे बैठा होता है। ठीक, ये दुख है, ये डिक्टेटर, मैं तो रोता इसी वजह से डिक्टेटर्स के खिलाफ हूं कि खुदा के बंदे, किसी महज़्ज़ब माशरे में ये चीज नहीं होती, डिक्टेटर्स को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आके फिर अपने दौर को तूल देने के लिए, और ये डिक्टेटर कोई 8 दिन डिक्टेटर 8 दिन नहीं निकाल सकता अगर सियासतदान उसका साथ न दे। ठीक, ये भी हर सियासतदान आगे फिर मिल जाता है। अगेन ये भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है जो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वक्त कम है तो इस डिबेट को यहाँ पे थोड़ा सा सम अप करते हुए ज़िशान मर्चेंट, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि आप क्या देख रहे हैं? ये शरह सूद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, वो हमें बता रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, 6 माह में औसत 6% रही, जबकि पिछले साल 3.8 थी, कर्जों का हुजम भी बढ़ गया है। आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, अवाम गैस के बिल पे पीट रही है, लोग अपने बिल दिखा रहे हैं कि पिछली दफ़ा इतने थे अब इतने। देखिए 2-3 चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि शरह सूद बढ़ गई है, हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल प्राइसेस का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम मोस्टली इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन गए हैं, हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा जो बिल है वो फ्यूल का बिल होता है जो इंपोर्ट से है, और इसके अलावा हम हर वो चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो नेसेसिटी आइटम हो या वो लग्जरी आइटम हो, हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर ज़रा सी भी प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आता है और उसका फ्लक्चुएशन पे जिसको कहते हैं आपके अवाम को रिलीफ मिलने की सूरत हाल आप इस 5 साल दौरे हुकूमत में देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहेंगी, जैसे कि करप्शन को अगर ये वीड आउट करते हैं सिस्टम, जैसे भी महमिल ने कहा कि वो कदगन लगी हुई ज़रूर है और वो फ्यूल उनको मिलना बंद हो गया तो मशीनरी भी रुक जाएगी। तो अगर ये स्टेप्स पॉजिटिव वे में चलते रहे तो बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी एंड पेट्रियट पाकिस्तानी, आई फील दैट इट इज गोइंग टू बी अ गुड next 2 to 3 years, difficult 2 years for Pakistan, and then next 3 years I hope things will improve drastically and considerably। और हम आज बैठ के जो आज बहुत सारी बुराइयां कर रहे हैं, शायद 3 साल के बाद हम बैठ के पीटीआई की अच्छाइयां गिनवा रहे होंगे कि जी वो शुरू में जो पहले 5-6 महीनों में जो इन्होंने ये स्टेप्स लिए थे जिसके आज हमें रिजल्ट्स कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आई एम होपफुल। यू आर होपफुल। महमल, आप होपफुल हैं?
आपको लग रहा है कि पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स में ओवरसीज पाकिस्तानी हिस्सा ले लेंगे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी 7,419 सिर्फ पार्टिसिपेट किए थे ज़िमनी इलेक्शंस में 6,32,000 में से, एंड सो ऑन, एक लंबी डिजिट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली फराह मैं कोई इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि एक्चुअली मुझे इस गवर्नमेंट का कोई रोड मैप नहीं नज़र आ रहा। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक ना हमें कोई रिफॉर्म पैकेज दिया, ना इन्होंने हमें कोई लेजिस्लेशन के ऊपर इन्होंने काम कर रहे हैं, बस ऑपोजिशन को रगड़े जा रहे हैं। तो मुझे इसलिए ज़रा थोड़ा सा डर है, मुझे खौफ है कि लोग इनके ऊपर शायद इतना कॉन्फिडेंस ना दिखाएं। ठीक, थैंक यू सो मच। सब तमाम मोहनों का आज के प्रोग्राम में शामिल रहने का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।